जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारे ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सी आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सी आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी, आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर्विस प्रोवाइडेड बाय हाउसिंग सोसाइटी नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स मेंबर्स। मतलब यू कैटेगरी में हम पढ़ने वाले अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी जो सर्विस देते हैं वो कौन सी टैक्सेबल होती है, कौन सी एग्जम्प्ट होती है, उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले एक मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मान लीजिए बेटा जी, ये एक हाउसिंग सोसाइटी है गोकुल धाम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप देखते हो, गोकुल धाम सोसाइटी। गोकुल धाम सोसाइटी, ओके। अब यहाँ पे ये अलग अलग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, ये सब अलग अलग मेंबर्स हैं सोसाइटी के बेटा, ओके। सब अलग अलग मेंबर्स हैं सोसाइटी के। ये है आत्माराम तुकाराम बीड़े, एक मैं उस सेक्रेटरी जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सब क्या हो गया, मेंबर्स हो गए। अब बेटा जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह जो होते हैं ना, जिनमें बड़े बड़े टावर होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, जिनमें फ्लैट सिस्टम होता है, फ्लैट लेकर के लोग रहते हैं, वहाँ पे सोसाइटी फॉर्म होती है। वहाँ पे क्या फॉर्म होती है, सोसाइटी फॉर्म होती है, ओके। ये उन्हीं का एग्जांपल है बेटा। अब जैसे छोटे मोटे शहरों में अपन लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पे तो अपने क्या हाउसेज होते हैं, बंगलो होते हैं, खुद के घर होते हैं, कोई सोसाइटी वगैरह फ्लैट सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे सोसाइटी का सिस्टम नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसे शहरों में रह रहे हैं, तो उनको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए सोसाइटी क्या होती है। ये हाउसिंग सोसाइटी होती है बेटा, जब बड़े बड़े फ्लैट्स बनते हैं ना, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे एक पर्टिकुलर कॉलोनी टाइप बोल सकते हैं, जिसमें 5 बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंगों में एक बिल्डिंग में 50 लोगों के घर है, तो 5 में कितने हो गए, 250 के करीब। तो 250 लोगों का जो घर है, 250 लोगों की एक सोसाइटी बनती है। फिर वो सोसाइटी क्या करती है, उस पूरी सोसाइटी में जो गार्डन है, गार्डन की देखभाल करना। जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में आपने देखा ही होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, कि खूब सारे लोग मिल करके वो सोसाइटी बनाते हैं, बराबर है, जिसमें लाइट वगैरह का बिल भी आता है, गार्डन का ध्यान रखना पड़ता है, पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो सब। तो ये सब सर्विस सोसाइटी देती है अपने मेंबर्स को। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये मेंबर्स को सर्विस देती है। बदले में मेंबर्स क्या करते हैं, इनको कंसिडरेशन देते हैं, जिसको जनरली कई बार यूँ भी बोला जाता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो सोसाइटी लेती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो सोसाइटी लेती है, ये जो सोसाइटी ले रही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ये अगर 7,500 पर मंथ पर मेंबर है तो एग्जम्प्ट होगा अप टू 7,500। मतलब कम होगा तो चलेगा, कम होगा तो चलेगा। 7,500 से ज़्यादा हुआ तो पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल। और पर मेंबर का मतलब क्या होता है बेटा, इधर देखना। ये एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये सोसाइटी है, इसमें कुछ फ्लैट्स हैं, ओके। इनमें मान लेते हैं 10 फ्लैट्स हैं, जिसमें 50 मेंबर्स रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, 50 पीपल्स। तो 10 फ्लैट जो ना, 10 फ्लैट ये 10 मेंबर माने जाते हैं। एक फ्लैट एक मेंबर माना जाता है। यहाँ पर 50 लोग रहते हैं तो यूँ नहीं बोलेंगे 50 मेंबर है। अब जैसे मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरे मम्मी पापा है, मेरी सिस्टर है, तो हम इतने सारे मेंबर्स रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेंबर एक ही कंसिडर होगा सोसाइटी की नज़रों में,
क्या यहाँ पर एक मेंबर मतलब एक फ्लैट एक मेंबर जो इसका ओनर है वो मेंबर माना जाएगा बस खाली। ओके, वोटिंग राइट उन्हीं को रहता है, वही जाकर के सोसाइटी के इलेक्शन होता है तो वोट डालता है। तो हमारे घर में से एक ही आदमी वोट डाल सकता है, बराबर है, जो उसका ओनर है। जैसे हमारे पिताजी हैं, पापा जाकर के वोट डाल करके आएंगे। अब भले उस घर में मैं रहता हूँ, मेरे को वोटिंग राइट नहीं है। एक सोसाइटी का एक फ्लैट एक मेंबर माना जाता है, बराबर है। तो पर मेंबर मतलब एक फ्लैट का अगर रिपेयर मेंटेनेंस का बिल 7,500 पर मंथ आ रहा है तो एग्जम्प्ट है। 7,500 से कम है तब भी एग्जम्प्ट है, ज़्यादा है तब टैक्सेबल होगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि खाली सर्विस के लिए ये बोले नहीं, गुड्स के लिए भी। कई सोसाइटीज़ ऐसी भी होती है जो गुड सप्लाई करती है, उनके लिए भी अगर पर मंथ पर मेंबर 7,500 तक लिया जाता तो एग्जम्प्ट है। मतलब देखो, गुड्स सोसाइटी ने दिया, सर्विसेज दी खूब सारी, रिपेयर मेंटेनेंस की दी, लिफ्ट की दी, इलेक्ट्रिसिटी की दी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब गार्डन की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लिफ्ट जो बिल्डिंग में लगती है उनका भी तो बिल आता है, उनकी भी तो रिपेयर होती है, वो सब पैसा मेंबर से लिया जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर। ओके, गार्डन की साफ सफाई, जो गार्डन की साफ सफाई करने के लिए आपको मालूम है हाउस कीपिंग वाले आते हैं, वो सब आकर के क्लीन करते हैं, हाउस कीपिंग वाले, वो सब चीज़ें उनको जो पेमेंट किया जाता है, क्लीनर वगैरह जो आते हैं, गार्डनर जो आता है उनको जो पेमेंट किया जाता है, सब मेंबर से लिया जाता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पर। ओके, इनका सबका टोटल पर मंथ 7,500 और लेस है तो एग्जम्प्ट होगा, और 7,500 से ज़्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ना आओ इधर। सर्विसेज बाय एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ for the time being in force to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution up to an amount, important है ये, up to an amount of rupees 7,500 per month per member for sourcing of goods or services from third person for the common use of its members। अब common use, अब गार्डन तो common use का ही है, कोई एक आदमी के लिए तो यूज़ होगा नहीं, common use के लिए हो रहा है, common use of its members in a housing society or residential complex, in a housing society or residential complex। चलो अब इधर देखना बेटा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। सोसाइटी अगर आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट को पे करना होता है, बराबर है, गवर्नमेंट। तो इन शॉर्ट प्रॉपर्टी टैक्स के लिए गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है। सप्लायर कौन हो गया? गवर्नमेंट। वाटर टैक्स, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सब गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट अगर ये सर्विस दे रही है तो गवर्नमेंट वाली हमने सर्विस पढ़ी कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है अदर देन बिजनेस एंटिटी, कोई भी सर्विस PAT को छोड़ करके, तो वो हमेशा एग्जम्प्ट होती है। तो ये एग्जम्प्ट एंट्री नंबर 6 में। दूसरा, सोसाइटी आपसे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लेती है। किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन लेती है बेटा? सिंकिंग फंड, मैंडेटरी अंडर द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिपेयर मेंटेनेंस फंड, कार पार्किंग चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कार पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं, मेंटेनेंस फंड का ले रहे हैं, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ले रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनका कोई लॉ है जिसके अकॉर्डिंग सिंकिंग फंड के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, वो सब टैक्सेबल होगा। और इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट सब टैक्सेबल होगा। ओके, अब इधर देखना बेटा, कोई भी आदमी टैक्स कलेक्ट कब करता है? क्लेरिफिकेशन आया ये, तो ये क्लेरिफिकेशन किसी काम का नहीं, मुझे तो बहुत बेकार लगा, कोई मतलब नहीं है, वो तो हर बच्चे को पता होगा, आप लोगों को भी पता है। जब तक कोई पर्सन का टर्न ओवर 20 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक वो GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, और जब तक वो GST में रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक उस पर कभी भी GST चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, मेरा टर्न ओवर 12 लाख है और मैं आपको कोई सर्विस दूंगा तो मैं उस पर GST नहीं लूँगा जब तक मेरा टर्न ओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हो जाए। मैं GST में रजिस्ट्रेशन लूँगा बाद में, फिर मैं आपसे GST चार्ज करूँगा। तो 20 लाख तक तो मैं GST वैसे भी चार्ज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक बेसिक एग्जम्पशन मिलती है, थ्रेशोल्ड लिमिट की एग्जम्पशन मिलती है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी अगर 20 लाख या उससे कम है, ये यूँ कर दें 20 लाख और लेस देन 20 लाख, तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो मंथली चार्जेस अगर वो 7,500 ले या उससे कम ले या उससे ज़्यादा ले, GST किसी पे भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। बट अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर चार्जेस जो ले रहे हैं वो 7,500 तक है तब तो एग्जम्प्ट है, और उससे ज़्यादा है तो टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे भी यूँ कर दो, ठीक है ये तो। ओके, समझ में आया? मान लो मेरे 2 फ्लैट है किसी सोसाइटी के अंदर। कितने फ्लैट है बेटा? 2 फ्लैट्स है मेरे।
2 फ्लैट है मेरे सोसाइटी के अंदर, तो बेटा 2 मेंबर माना जाऊंगा मैं, 2 मेंबर, तो 7,500 एक का, 7,500 दूसरे का, एग्जम्प्ट रहेगा मेरा। ओके, क्योंकि एक फ्लैट एक मेंबर होता है, भले एक आदमी के 4 फ्लैट है तो वो 4 मेंबर माने जाएंगे, ये याद रखना। ओके, अब बारी आती, वापस आ जाओ इधर। सर्विस बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए ट्रेड यूनियन। एज ए ट्रेड यूनियन अगर आप कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे होता है रिक्शा यूनियन होती है ये सब, तो वो अपने यूनियन के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा एज ए ट्रेड यूनियन। अब जैसे मान लीजिए, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सोसाइटी जो है या कोई रिक्शा ट्रेड यूनियन का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई चार्जेस पे करने थे, मैं रिक्शा चालक हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा ट्रेड यूनियन है, उनको मुझे चार्जेस देने थे 500। मैंने उनके जो सोसाइटी, ये जो हमारी यूनियन है, उनको मैंने बोला एक काम कीजिए, मेरे जो है वहाँ पे पार्किंग का 500 देना वो आप दे दीजिए, मैं बाद में यूनियन को दे दूंगा। तो मेरे भी यहाँ पर उन्होंने पे किया, बाद में मैं रीएम्बर्स कर रहा हूँ, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। ये क्या बोलना चाहता है, इधर देखो। मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम सब इसके मेंबर हैं, ये कुछ अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, ये इनको सर्विस देगा किसके लिए, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन की। ये अगर ट्रस्ट है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 1 में, जो सबसे पहले एंट्री हमने पढ़ी थी। बट हम जो इसको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एनपीओ को, हम एनपीओ को या ट्रस्ट को हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि भाई साहब हमारा ये पैसा एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन में यूज़ कीजिए। किसमें यूज़ कीजिए, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑर्फन्स, उसमें यूज़ कीजिए। हमने इनको 10 लाख दिया, ये अब हमारे बिहाफ पर उसको इन्वेस्ट करेंगे या उसको काम में लेंगे, तो हम जो ये 10 लाख दे रहे हैं ना, ये एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 77 में। बट कब होगा, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला महेश गौड़ आप जो ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ये तभी एग्जम्प्ट होगा जब वो पैसा किसी ऐसी जगह पे लगे, किसी ऐसी जगह पे लगे जो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, तो आप वाला एग्जम्प्ट होगा। मतलब अगर ये जो एनपीओ है, मतलब ट्रस्ट है जो 12AA में रजिस्टर्ड है, वो अगर अनाथ बच्चों को एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन की सर्विस दे रहा है और वो एग्जम्प्ट है, तो हम जो कंट्रीब्यूशन देंगे वो भी एग्जम्प्ट होगा। मान लीजिए ये एनपीओ किसी कमर्शियल कोचिंग को पेमेंट करता, बराबर कमर्शियल कोचिंग को पेमेंट करता या कमर्शियल कोचिंग देता अनाथ बच्चों को, बराबर जो टैक्सेबल होती मान लो, तो फिर ये भी टैक्सेबल हो जाता, ये भी टैक्सेबल हो जाता 10 लाख। तो डिपेंड करता है। तो जैसे कमर्शियल कोचिंग को पैसा दे दिया, बराबर है, वहाँ पे टैक्स लग रहा है तो यहाँ पे भी टैक्स लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो आगे आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये टैक्सेबल, तो जो ये मेंबर्स एनपीओ को देंगे, जो ट्रस्ट है 12AA में उसको देंगे, वो भी टैक्सेबल होगा। ये एग्जम्प्ट है तो फिर ये भी एग्जम्प्ट होगा। देखो इधर, फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट, कि किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कोई एक्टिविटी करने के लिए, एनी एक्टिविटी विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। ऐसी एक्टिविटी के लिए हमने पैसा दिया सोसाइटी को, या ऐसी एक्टिविटी के लिए हमने पैसा दिया ट्रस्ट को जो ऐसी एक्टिविटी में काम में ले जो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, तो फिर एग्जम्प्ट होगा हमारा भी अमाउंट जो हम कंट्रीब्यूशन देंगे। ओके, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं 77A। 77A क्या बोलता है, सर्विसेज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ लेबर, फार्मर एटसेट्रा प्रोवाइडेड बाय नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स ओन मेंबर्स। अब ये एंट्री 77 में मर्ज की जा सकती थी, जरूरत नहीं थी अलग से बनाने की, मिलती जुलती है, वहाँ पे भी मर्ज कर देते, बट नहीं। ये क्या बोलना चाहते हैं कि भाई कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी जो रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ में, वो अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है किसके वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्री के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, लेबर फार्मर्स के लिए, या प्रमोशन कर रहा है ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, उनके काम में आ रहा है, तो एक यूनियन बना दी गई है, एक एनपीओ बना दिया गया है जो इन सब चीज़ों के लिए काम में आएगा।
उसमें अगर मेंबर 1000 रुपये तक की फीस दे रहे हैं एवरी ईयर, मेंबरशिप फी 1000 रुपीज़ पर मेंबर, ये मेंबरशिप फी है, भले सर्विस मिलो या ना मिलो, ये एग्जम्प्ट होगा। ये 1000 रुपीज़ पर मेंबर पर ईयर, इसका मतलब 1200 है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये याद रखना बेटा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा।